हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर इज 5 एंड योर चैप्टर नेम इज स्वाधीनता आंदोलन, स्वतंत्रता प्राप्ति एवं विभाजन। जो हमारा स्वाधीनता आंदोलन है उसकी स्वतंत्रता प्राप्ति एवं उसके विभाजन के बारे में बात करेंगे आज हम। ठीक है, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में थे तब वहां भी अंग्रेज गैर अंग्रेजों से भेदभाव करते थे। गांधी जी को भी उनके इस भेदभाव को सहना पड़ा। जब वे रेलगाड़ी के उस डिब्बे में बैठे थे जिसमें सिर्फ अंग्रेज बैठ सकते थे, गांधी जी के पास इस डिब्बे में बैठने का टिकट था, फिर भी उन्हें गाड़ी से उतार दिया गया। उस टाइम भी ऐसा था, टिकट होने के बावजूद भी गांधी जी को उस डिब्बे से निकाल दिया गया, इसलिए क्योंकि वह श्वेत नहीं थे, क्योंकि वो अंग्रेज नहीं थे या फिर उच्च जाति के नहीं थे। ठीक है, वहां भारतीयों के साथ रंगभेदी सरकार के दुर्व्यवहार को देखकर महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ किया। अंत में अंग्रेजी सरकार को झुकना पड़ा। सन 1915 में महात्मा गांधी भारत लौट आए। गांधी जी का नेतृत्व 1919 से लेकर 1935 तक प्रथम विश्व युद्ध के समय महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारतीयों ने अंग्रेजों की बहुत सहायता की। गांधी जी ने सोचा कि इस युद्ध की समाप्ति पर अंग्रेज देश को आजाद कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेजों और क्रांतिकारियों को बढ़ती हुई शक्ति का दमन करने के लिए मार्च 1919 में रोल टैक्स एक्ट पास कर दिया, जिसके अंतर्गत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमे के कैद कर सकती थी। गांधी जी ने फरवरी 1919 में इसके विरोध में सत्याग्रह आंदोलन प्रारंभ कर दिया। 1919 में उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। अहिंसा और सत्याग्रह स्वराज्य के लिए अंग्रेजों की हत्या करने का रास्ता सबको उचित नहीं लगता था। हिंसा व हत्या का विरोध करने वालों में गांधी जी भी प्रमुख थे। उनका मानना था कि अगर हमारी बात सत्य है तो बिना जोर जबरदस्ती व हिंसा के उसे प्राप्त करना चाहिए, यानी हमें अपनी सच्चाई से उस बात को रखना चाहिए। हमें किसी के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करनी चाहिए। हमें इस सत्य के लिए आग्रह करना चाहिए, यानी कि उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए, अर्थात सत्य को हिंसा से प्राप्त करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। गांधी जी ने सत्याग्रह करने के लिए निम्नलिखित कार्यक्रम बनाए, यानी यहाँ पर कुछ कार्यक्रम दिए गए हैं जो उन्होंने बनाए। अन्याय करने वालों को सहयोग न करना, अर्थात असहयोग करना, यानी जो अन्याय कर रहे हैं उनको सहयोग नहीं देना, उनको असहयोग यानी उनका साथ नहीं देना। सेकंड पॉइंट था उनका कि अनुचित लग रही बातों को मानने से इनकार कर देना, अर्थात अवज्ञा करना। जो अनुचित बातें हैं, जो बिल्कुल भी उचित नहीं है, उनको नहीं मानना। गांधी जी राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हुए तो उस आंदोलन में एक नया मोड़ आया। गांधी जी लोगों की छोटी छोटी व ठोस दिक्कतों को हल करने के लिए आंदोलन छोड़ते थे। वे अंग्रेज सरकार से मांग करते थे कि लगान कम करें, नमक से कर हटाएं, जो नमक पर कम कर लगता था उसे हटाएं, दिक्कतों को जंगल के उपयोग पर से भी पाबंदी हटाएं, शराब की बिक्री बंद करें। गांधी जी के नेतृत्व में हजारों की संख्या में लोग अपनी इस ठोस समस्याओं से लड़ने के लिए आंदोलन की राह पर निकलने लगे। इसके पहले किसी भी प्रयास करने भारी संख्या में आम लोग राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं उतरे थे। गांधी जी ने ही देश भर में छुआछूत मिटाने का अभियान भी शुरू किया, जिससे लोग नया राष्ट्र बनाने के आंदोलन में शामिल हो सके। जलियांवाला बाग कांड हुआ था वो 1919 में। इसी समय अमृतसर में 13 अप्रैल 1919 को एक भयानक हत्याकांड हुआ। पंजाब के नेता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन कुचुल की गिरफ्तारी के विरोध में अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। सभा के मध्य में ही, यानी सभा के बीच में ही, पंजाब के सैनिक कमांडर जनरल डायर ने सैनिकों को लेकर बाग को घेर लिया। बिना चेतावनी दिए ही उसने निहत्थी भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। इससे सैकड़ों निर्दोष लोगों की मृत्यु हो गई और हजारों की संख्या में लोग घायल हो गए। यहाँ पर एक पिक्चर शो हो रही है जो जलियांवाला बाग के कांड की पिक्चर दी गई है। बच्चे आप सभी देखेंगे। आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जलियांवाला बाग हत्याकांड से समस्त देश में हाहाकार मच गया। इसके विरुद्ध में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर की उपाधि वापस कर दी। उसने मध्यवर्गीय बुद्धा
बुद्धिजीवियों के राष्ट्रवाद को जन राष्ट्र के रूप में परिवर्तित कर दिया, जिससे किसान, मजदूर, छात्र, दस्तकार तथा कारीगर आदि सम्मिलित हुए। अब राष्ट्रीय आंदोलन पहले की अपेक्षा अधिक दृढ़ हो गया। उसमें हिंदू मुस्लिम एकता का अभूतपूर्व प्रदर्शन हुआ, जिससे भारतीय राष्ट्रवाद को काफी बल मिला, यानी काफी उन्हें शक्ति मिली इस चीज से। अब असहयोग आंदोलन की बात हुई, जो 1920 से लेके 1922 तक रहा। ऐसी विकट स्थिति में गांधी जी ने देश भर में असहयोग आंदोलन शुरू किया। 1857 के विद्रोह के बाद पूरे देश में एक साथ अंग्रेजी हुकूमत के विरोध में होने वाला यह पहला बड़ा आंदोलन था। इसके उद्देश्य अन्यायी अंग्रेजी शासन का सहयोग न करना था। असहयोग आंदोलन के दौरान घटित होने वाली कुछ गतिविधियों की झांकियां निम्नलिखित यहाँ पर दी गई हैं। अब आप देखेंगे यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं। यदि अंग्रेजों को भारत में सरकार चलानी है तो खुद चलाएं, हम क्यों उनका शासन संभालें, यह कहते हुए कई लोगों ने सरकारी पदों को इस्तीफा दे दिया। सेकंड में हमने देखा कि हजारों छात्रों ने सरकारी स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और स्वदेशी स्कूलों में भर्ती होने लगे। थर्ड पॉइंट में हमारा अंग्रेजी कपड़ों में शराब की दुकानों पर धरने दिए गए। अंग्रेजी वस्तुओं के बहिष्कार के साथ साथ स्वदेशी वस्तुओं को बढ़ावा देने की कोशिश भी हुई। फोर्थ पॉइंट में हमारा देश भर में कई वकीलों ने कचहरी में वकालत छोड़ दी। 5 पॉइंट हमारा कई जगह परिषद के चुनावों में लोगों ने मतदान नहीं दिए। 6 में है हमारा गांधी जी ने लोगों द्वारा चरखा चलाने व सूत काटने का अभियान चलाया। इससे घर घर में देश को आत्मनिर्भर बनाने की भावना मजबूत बनी उनकी। ठीक है। 7 पॉइंट हमारा छोटे बड़े शहरों में सैकड़ों लोगों के जत्थे जुलूस में निकलते और पुलिस के आगे गिरफ्तारी देते हुए पुलिस उन्हें रोकती, उन पर लाठियां बरसाती, लेकिन लोग पुलिस पर हाथ भी नहीं उठाते। एक जत्था पिटते हुए गिरफ्तार हो जाता तो उसके पीछे दूसरा जत्था इंकलाब जिंदाबाद चरखा चला चला करके हम स्वराज्य लेंगे और महात्मा गांधी की जय के नारे लगाते हुए आता और शांतिपूर्वक गिरफ्तारी देता। अंग्रेज शासन की हिंसा का मुकाबला लोग शक्ति और दृढ़ता से सत्य के लिए आग्रह करने लगे। सन 1921 ईस्वी में इंग्लैंड का राजकुमार भारत की यात्रा पर आया तो उसका बहिष्कार किया गया। लोग उसके स्वागत में नहीं गए और मुंबई शहर में उस दिन हड़ताल रही। दूर दराज के इलाकों में गांव-गांव में गांधी जी की खबर फैल गई। किसानों, आदिवासियों तथा मजदूरों में भी यह जोश भर गया कि अब चंद दिनों में अंग्रेजी राज्य खत्म हो जाएगा और गांधी जी का स्वराज का सपना पूरा हो जाएगा। इस तरह देश में उथल पुथल मच गई और लोगों में अन्याय व अत्याचार के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए लड़ने की जबरदस्त भावना उमड़ पड़ी। अब चौरी चौरा कांड देखेंगे बच्चों। हम चौरी चौरा कांड में इसी समय उत्तर प्रदेश में चौरी चौरा नामक स्थान के किसान थाने पर अपने विरोध प्रदर्शन के लिए आए थे, क्योंकि पुलिस ने उनके एक साथी को बहुत मारा था। जब वे थाने में गए तो पुलिस ने उन पर भी गोली चलानी शुरू कर दी। गुस्से में आकर किसानों ने थाने में आग लगा दी। उस वक्त इस घटना में गांधी जी को काफी दुख हुआ और 12 फरवरी 1922 को उन्होंने आंदोलन वापस ले लिया। इनका मानना था कि हिंसा में स्वाधीनता प्राप्त नहीं की जा सकती है। उनके अनुसार किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए अपनाए गए तरीके भी महत्वपूर्ण हैं। अब गांधी जी ने रचनात्मक कार्य करने का निश्चय किया है। इसमें हाथ से कताई, बुनाई, छुआछूत का निवारण एवं सांप्रदायिक एकता की स्थापना आदि थे। आगे देखेंगे बच्चों। गांधी जी ने चौरा चौरी कांड के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। इस प्रकार जब असहयोग आंदोलन ठंडा पड़ गया तो अंग्रेज सरकार ने इस अवसर का लाभ उठाया। गांधी जी 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार कर लिए गए और उन्हें 6 वर्ष के लिए सजा दे दी गई। यद्यपि असहयोग आंदोलन असफल रहा, लेकिन इसके कारण राष्ट्रवादी विचार पूरे देश में फैल गए। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान। सशस्त्र क्रांतिकारियों का योगदान देखते हैं एक बार। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को पूरी तरह से कुचल दिया गया और बहुत से नेता जेल भेज दिए गए और शेष इधर उधर बिखर गए। सन 1920 के प्रारंभ में क्रांतिकारियों को जेल से रिहा कर दिया गया। इसके कुछ समय बाद ही कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन छोड़ दिया। क्रांतिकारी सशस्त्र क्रांति का रास्ता छोड़कर असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए, किंतु असहयोग आंदोलन को एकाएक वापस ले लेने से क्रांतिकारियों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। इन क्रांतिकारियों ने पुनः अपना क्रांतिकारी का संगठन बनाना प्रारंभ किया।
कर दिया। इसके नेता पुराने क्रांतिकारी सचिंद्रनाथ सान्याल और रामप्रसाद बिस्मिल तथा योगेश चंद्र चटर्जी थे। काकोरी कांड। अक्टूबर 1924 में क्रांतिकारी युवकों का कानपुर में एक सम्मेलन हुआ और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया गया। इसमें देश में अंग्रेजी सत्ता को जड़ से उखाड़ फेंकने तथा भारत को स्वतंत्र कराने का संकल्प ले लिया गया। संघर्ष छेड़ने के लिए धन का अभाव था, अतः इन क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ के निकट काकोरी में एक रेलगाड़ी रोककर सरकारी खजाने को अपने अधिकार में ले लिया। बाद में वे पकड़े गए। इस प्रकरण में पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लिहाड़ी तथा अशफाक उल्ला खां को फांसी दे दी गई। अन्य क्रांतिकारियों को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान भेज दिया गया और 17 लोगों को लंबी सजाएं सुनाई गई। बच्चों यहाँ पे जो पिक्चर दी गई है रामप्रसाद बिस्मिल की है और दूसरी पिक्चर अशफाक उल्ला खां की है। आगे बढ़ते हैं, लाहौर कांड। अब बात करेंगे बच्चों हम लाहौर कांड की। भगत सिंह और राजगुरु ने दिसंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते हुए लाला लाजपत राय को लाठी से चोट पहुंचाने वाले पुलिस का नेतृत्व करने वाले अंग्रेज उच्च अधिकारी सडर्स की हत्या कर दी। सरकारी नीतियों के विरोध में 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली को सेंट्रल अंशेवली में बम फेंका, किंतु बम से नुकसान नहीं हुआ। दोनों वहां से भागे नहीं और पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। भगत सिंह एवं उनके साथियों पर साइंडर्स हत्याकांड से संबंधित मुकदमा लाहौर में चला गया। अक्टूबर 1930 में भगत सिंह, राजगुरु एवं सुखदेव को फांसी की सजा सुनाई गई। यहाँ पर कुछ पिक्चर दी गई हैं। ये लाला लाजपत राय की पिक्चर है बच्चों, ये भगत सिंह जी की है और ये राजगुरु और ये चंद्रशेखर आजाद की। ठीक है, लाहौर में उनको 23 मार्च 1931 ईस्वी को फांसी दे दी गई। यह मुकदमा लाहौर कांड के नाम से प्रसिद्ध हुआ। सत्ता के दमन ने धीरे धीरे क्रांतिकारियों को निर्बल कर दिया। फरवरी 1931 में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में मुठभेड़ के दौरान चंद्रशेखर आजाद शहीद हो गए। वर्तमान में अल्फ्रेड पार्क का नाम शहीद चंद्रशेखर पार्क है। आजाद की मृत्यु के बाद पंजाब, उत्तर प्रदेश और बिहार में क्रांतिकारी आंदोलन लगभग समाप्त सा हो गया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन सन 1930 से लेकर 1932, ठीक है, 1930 से और 1932 तक का ये समय था। सन 1928 में अंग्रेज सरकार ने भारत के शासन के नियम बनाने के लिए साइमन नामक व्यक्ति के नेतृत्व में एक साइमन कमीशन समिति बैठाई। इस समिति में एक भी भारतीय न था। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि अंग्रेज सरकार यह मानने को तैयार नहीं थी कि भारत के लोगों को अपने देश का शासन चलाने का अधिकार होना चाहिए। इसलिए भारत में साइमन जहां जहां गया वहां उसके विरोध में जुलूस व हड़तालें हुई और साइमन वापस जाओ का नारा जोरों से गूंज उठा। आप यहां पर देख सकते हैं इस पिक्चर में साइमन कमीशन का विरोध हो रहा है। लाहौर अधिवेशन और पुणे स्वराज्य की मांग। सन 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में शुरू हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू चुने गए थे। ब्रिटिश सरकार की नेहरू रिपोर्ट स्वीकार करने के लिए 31 दिसंबर 1929 की समय सीमा प्राप्त हो चुकी थी। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस ने रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 की रात्रि यानी रात में 12 बजे तिरंगा झंडा फहराया और पूर्ण स्वराज्य की मांग का प्रस्ताव पारित किया था। क्लियर बच्चों। डांडी यात्रा, अब यहाँ से शुरू होती है बच्चों डांडी यात्रा। सन 1930 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में कांग्रेस को सविनय अवज्ञा आंदोलन करने का अधिकार दे दिया गया था। अतः गांधी जी के नेतृत्व में स्वराज्य की प्राप्ति के लिए सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया गया था। गांधी जी ने सन 1930 में नमक कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया था। 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम मार्च 1930 को गांधी जी ने साबरमती आश्रम से अपने 78 सहयोगियों के साथ दांडी की ओर यात्रा प्रारंभ की। गांधी जी ने समुद्र के किनारे नमक बनाकर अंग्रेजों का नमक कानून तोड़ दिया।
इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में शीघ्र ही बहुत बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष स्वयं सेवियों ने भाग लिया। विदेशी माल का बहिष्कार किया गया। कहीं कहीं किसानों ने लगान देना बंद कर दिया। सरकार ने निर्मम दमन निहत्थे स्त्री पुरुषों पर लाठी और गोली की बौछार के द्वारा इस आंदोलन को दबाने का प्रयास किया। 5 मई 1930 को सरकार ने गांधी जी की गिरफ्तार कर लिया गया। इसके विरोध में मद्रास, चेन्नई, कलकत्ता, कोलकाता और कराची आदि नगरों में प्रदर्शन हुए और प्रदर्शनकारियों की विशाल भीड़ और पुलिस के बीच टकराव हुए। पेशावर में जनाक्रोश की अभिव्यक्ति कई रूपों में देखने को मिलती है। यहाँ कांग्रेसी नेताओं की गिरफ्तारी को लेकर सत्ता ने अभूतपूर्व प्रदर्शन किए। इस इलाके में सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान वर्षों से सक्रिय थे। इसके द्वारा जनता में किए गए कार्यों के कारण अहिंसक क्रांतिकारियों के वीर जत्थों अर्थात खुदाई खिदमतगारों के दल तैयार हुए थे। ये लोग लाल कुर्ती के नाम से जाने जाते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन में इनकी भूमिका की काफी सक्रिय थी। इनकी जो भूमिका थी वो काफी सक्रिय थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन, अब यहाँ से शुरू होता है बच्चों प्रथम गोलमेज सम्मेलन। इस बीच सन 1930 में ब्रिटिश सरकार ने लंदन में भारतीय नेताओं का पहला गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया। इसका उद्देश्य साइमन कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करना था। अंग्रेजी ने इस सम्मेलन का बहिष्कार कर दिया। गांधी इरविन समझौता एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन, अब यहाँ से शुरू होता है। 5 मार्च से 1931 ईस्वी को सरकार और कांग्रेस में एक समझौता हुआ जिसे गांधी जी इरविन समझौता कहते थे। जिसे गांधी जी इरविन समझौता कहते थे। गांधी जी ने सितंबर 1931 ईस्वी में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। इस सम्मेलन में गांधी जी को कोई सफलता प्राप्त नहीं हुई। सम्मेलन से वापस लौटने पर गांधी जी ने पुनः सन 1932 में सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ किया। सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में दलितों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। इससे गांधी जी को आघात लगा और उन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ कर दिया। डॉक्टर अंबेडकर और गांधी जी के मध्य पूना में समझौता हुआ जिसे पूना पैक्ट कहा जाता है। इसके अनुसार दलितों के लिए विधानमंडलों में स्थान सुरक्षित कर दिए गए। पृथक निर्वाचक का निर्णय समाप्त कर दिया गया। 1934 ईस्वी में गांधी जी ने अपना आंदोलन बंद कर दिया और वह कांग्रेस से त्यागपत्र देकर हरिजनों के उद्धार में जुट गए। तो बच्चों आइए अब हम एक बार स्मरणीय तथ्य पढ़ लेते हैं, एक नजर चैप्टर की तरफ डालते हैं। पहला पॉइंट है महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़कर भाग लिया। क्लियर है। दुर्भावी से भगत सिंह को लाहौर जेल से छुड़ाने का प्रयास किया गया। क्लियर। नेक्स्ट है कमला देवी चट्टोपाध्याय ने सन 1921 में असहयोग आंदोलन में भाग लिया। यहाँ भी क्लियर है बच्चों। भीकाजी कामा का कहना था कि आगे बढ़ो, हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। उन्होंने अंग्रेजों की परवाह न करते हुए भारत का पहला तिरंगा फहराया। क्लियर। तो बच्चों ये लेसन है आपका यहीं खत्म होता है। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। बच्चों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।